नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जीएसटी कलेक्शन में प्रदेश की मनोहर सरकार बेहतरीन काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में हरियाणा ने 22% की ग्रोथ दर्ज की। साल 2022 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन जहां 8,197 करोड़ था, तो वहीं साल 2023 में यह बढ़कर 10,035 करोड़ पर पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन में प्रदेश सरकार के बेहतरीन कार्य। हरियाणा ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल को पछाड़ा। जीएसटी कलेक्शन में 22% की ग्रोथ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। सीएम मनोहर लाल बोले, उल्लेखनीय कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार जीएसटी कलेक्शन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 22% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन जहां 8,197 था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 10,035 हो गया है। जीएसटी कलेक्शन के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब में 16%, हिमाचल में 17%, दिल्ली में 8% और राजस्थान में 5% की ही वृद्धि हुई है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की ग्रोथ रेट इन राज्यों से कहीं अधिक है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो कि प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी महत्व दे रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सड़कों व रेल मार्गों का जाल बिछा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में एक देश एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं और कुरुक्षेत्र जिले के अलग अलग गांवों में पहुंचे, जनसंवाद किया। इसी बीच कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याओं को जानने और उनकी समस्याओं का हल करने के लिए जनता के बीच पहुंच उनसे संवाद कर रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिला में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणाएं भी की हैं। बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले के अभिमन्युपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बीपीएल राशन कार्ड को लेकर
बड़ी घोषणा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए बिजली के बिल की लिमिट 9,000 की बजाय 12,000 रुपए होगी। यानी कि वार्षिक बिजली बिल 12,000 से कम आए तो लोग बीपीएल कार्ड बनवा सकेंगे। ऐसे में अब 9,000 से अधिक और 12,000 से कम तक के बिजली बिल वाले परिवार जिनका बीपीएल राशन कार्ड कट गया है, उनको इसी महीने से राशन मिलेगा। नया राशन कार्ड भी मिल जाएगा। परिवार का बिल 9 से ऊपर तो इनकम 180 से ऊपर, क्योंकि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लगा दिया। लेकिन उसमें कुछ परिवारों का ध्यान में आया कि नहीं 9,000 वाले भी ऐसे हैं 9 या 10 वाले जो 180 से नीचे है। तो मैं इसकी आज घोषणा कर रहा हूँ और आज ही कर रहा हूँ कि इस 9,000 के लिमिट को आज से 12,000 रुपए की जाए। जब 12,000 से नीचे अगर बिल होगा तो उसकी इनकम ही 180 से नीचे मानी जाएगी, 12 से ऊपर होगा तभी 180 से ऊपर मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक राहत ऐसे लोगों का जिनके केवल बिजली के बिल के कारण से राशन कटे हैं, वो अपना बिल का हिसाब देख लें। साल का टोटल एवरेज बिल वो 12,000 से नीचे है और राशन कार्ड में वो कट गया हो तो तुरंत राशन कार्ड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कल से ही हम सूचना दे देंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। 9 से 12 के जिसके कारण से कटे हैं वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, वो सबके सब जो मई का महीना है इसमें उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव अभिमन्युपुर में लगभग 4 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 8.5 साल में ई गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आई है। साथ ही कहा विधानसभा क्षेत्र के अनुसार 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का काम किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले सड़कों का रिपेयर का कार्य किया जाएगा। उसके बाद नई सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। 19,66,000 रुपया है कम्युनिटी सेंटर फतेहपुर रोड। फतेह रोड पर कम्युनिटी सेंटर बन गया ना, अभी चल रहा काम। हाँ, तो 19,52,000 रुपया उसका है। और फिर 10 लाख रुपया जनरल चौपाल माली पट्टी, ये भी कोई है, ये अलग से है। 19,52,000 रुपया उसका है। वाल्मीकि चौपाल 9 लाख रुपया उसका है। तो गांव मालामाल हो रहा है भाई। और ऐसे ही आपके विधायक जी ने जैसे कहा है, काम करने के लिए आप लोगों की ओर से कोई इच्छा आनी चाहिए कि ये काम मान लीजिए जायज है। जरूरत जो है उसको ही पूरा करना, जिसकी जरूरत नहीं है वो तो फिर कुछ भी बोलते रहेंगे तो वो फिर उतना पूरा होता भी नहीं है। आज भी आपके यहाँ के सरपंच ने कुछ डिमांड्स दी हैं, उनके ऊपर भी सारा जैसे फिजिबिलिटी ले लेंगे, डिपार्टमेंट से पूछेंगे। कोई बड़े काम नहीं है, जितने काम बताए हैं उसकी फिजिबिलिटी होने के बाद एक 15 दिन में सबकी घोषणा करके आपके काम पूरे किए जाए। आज अभिमन्युपुर इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के भी कुछ सरपंच कुछ और लोग आए होंगे। कौन कौन आए हैं जरा हाथ खड़े करो, एक बार हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, उसकी मात्रा वो भी ठीक होनी चाहिए। ये क्या था भाई? राजकुमार है। तो काम जो है स्वच्छ होना चाहिए, काम में कोई हेरा फेरी नहीं होनी। 4 लाख का कराओ, 5 का कराओ, 8 का कराओ, 10 का कराओ, आबादी के हिसाब से पैसा मिलेगा। हम भी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देंगे, लेकिन उसमें गड़बड़ ना हो ये हमारा निवेदन को रहता है। खैर अभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिए हैं। इस गांव के कितने प्रस्ताव पारित हो गए हैं? 14। अच्छा कोई नहीं, बाकी अच्छा जो सरपंच हाथ खड़े करे थे केवल दूर से अपना संख्या बताते जाएंगे कितने प्रस्ताव पारित सचिव के माध्यम से वीडियो के पास, जेई के पास। जेई ने उसकी एस्टीमेट बनाने हैं। वो एस्टीमेट अगर 5 लाख से कम का है तो आप अपने हिसाब से किसी भी बुला लो, जो कंट्रैक्टर आपका क्या उसको बोलते हैं
कौन सा मेथड, कोटेशन के आधार पर कोटेशन ले लो, पंचायत दिखा लो, पंचायत को ये कोटेशन है, कम ज्यादा तो नहीं है, और उसमें आपको लगता है ये ठीक कोटेशन उन्होंने दी है तो काम आप करा लो, उसमें टेंडरिंग में नहीं जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायतों में ई टेंडरिंग की भी तारीफ की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। और एक सरपंचों के गले में से बहुत बड़ी मुसीबत हमने निकाल दी। क्या निकाल दी? जब ये सरपंच बदलते थे, इनको कहते थे बस्ता दो, दूसरे को देना है। बहुत लोग तो बस्ता इसलिए भी नहीं देते थे कि कहीं पुल ना खुल जाए। 1100 सरपंच ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने, पिछले सरपंचों ने अभी बस्ता नहीं दिया। बाद में क्या है, कोई कहता जी जल गया, आग लग गई, बस्ता जल गया। कोई कहता जी बाढ़ आ गई, घर में रखा था और वो पानी अंदर घुस गया, उसमें खराब हो गया। एक कहने लगा जी मेरी तो चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया, बस्ता चोरी हो गया। अब ये समस्या क्यों है? उनकी हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, इसलिए हर काम अब उस इंजीनियरिंग पोर्टल पर चढ़ जाएगा। कितना पैसा आया, कितना इन्होंने खर्च कर दिया, कितना बचा हुआ। कल को मान लो ये दोबारा भी चुन के आए, हम ये मानते हैं, मानो किसी कारण से चुन के नहीं आए तो इनसे बस्ता कोई नहीं मांगेगा। ये जाएंगे, दूसरे आएंगे, अपने आप वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर बस्ता पड़ा, भैया उसी में से निकाल लो, ले लो। अब कोई बस्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को कोई इंक्वायरी होगी तो इन्हें नहीं फंसेंगे, फंसेंगे वो जो जेई जो साइन करके इन्होंने एक ही बात पकड़नी, अगर गलत काम है तो ये पकड़ेगा। अगर आज इनसे नहीं पकड़ा गया, कल को कोई और पकड़ेगा तो भी इनको कुछ नहीं है, फंसेंगे वो। इसलिए सरपंचों को बचाना भी हमारा काम है, लेकिन काम ठीक करेंगे तो। हाँ, 5 लाख से जो नीचे के काम हैं उसमें फंसने की गुंजाइश इनकी भी है, क्योंकि वो तो इन्हीं के जब में छोड़ा, बोलो भाई किसी ठेकेदार को ले आओ, कल को ठीक से ठेकेदार लाएंगे, ठीक काम कराएंगे, इन्होंने पास करना है, इन्होंने देखना है, गलत काम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भर्तियों में आई पारदर्शिता का जिक्र किया है। साथ ही उनका कहना है कि आज हरियाणा में नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अभिमन्युपुर गांव में 72 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो कि इस गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। इनमें से 14 नौकरियां केंद्र सरकार की और 58 नौकरियां राज्य सरकार की है। 10 साल पहले अगर ऐसे नौजवान कोई पढ़ लिख के जब नौकरी के लिए तलाश करते थे, उनको क्या करना पड़ता था? रुपया की बांड बांधनी पड़ती। एक गांव में 3 साढ़े 8 साल में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है 14 और स्टेट गवर्नमेंट की 58 हरियाणा सरकार की है और 14 केंद्र सरकार की है। 72 नौकरी इस गांव में लगी है, और कोई एक गांव में 72 नौकरी लगना अपने आप में मायने रखता है। 1 लाख नौकरी हमने दी है पिछले 8.5 साल के अंदर, जो सरकारी नौकरी है। एचकेआर की अलग है, सेंटर की अलग है, आर्मी की अलग है, लेकिन उधर मोदी जी बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं। अगर किसी ने किसी से पैसा मांग भी लिया हो, देने की बात तो दूर, अगर किसी ने मांग भी, क्योंकि मांगने वाले भी बीच बीच में आते रहते हैं, मांगने वाले जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ना, बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। पता कैसे? अच्छे अच्छे नौजवानों को ढूंढते हैं, उनके परिवारों को ढूंढते हैं, होशियार, उनको कहते हैं तेरी नौकरी लगा दूंगा। अब जो तो सरकार के उस पर भरोसा करते हैं वो तो ठेका दिखाते हैं, नहीं हम तो भरोसा हमें ईमानदारी से मिल जाएगी। कुछ लोग दुख करते हैं, शायद कहीं लगे कि नहीं लगे, कहीं रह जाए, या जिनकी गोद में पैसे जो खुट बांधे जाए वो उनके चक्कर में भी आ जाते हैं। और फिर चक्कर में मानो 10-15 लोग आ गए तो क्या करते हैं, उसमें से अगर 5 लग गए उनके जेब में रखते हैं, 8 नहीं लगे उनको वापस दे देते हैं। ईमानदारी से, ईमानदारी का भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन कोई मत फंसना, कोई मांग भी ले, आप बता देना 24 घंटे नहीं लगने दूंगा, तभी पार करूंगा। सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
गांव में 3,578 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 369 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसके तहत 62,32,000 रुपए का खर्च आया है। गांवों में 300 नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। और जाके कहा हमारे पास आ गए जी, ये मेरी तकलीफ है, मुझे 2 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। अब हम तो जानते नहीं कि भी बीमार है नहीं है। अच्छा, खुद भी नहीं आते, परिवार के सदस्य को लेकर के कहते हैं मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है। अब ये किसी के माथे पर लगा नहीं, ठीक है गलत है। बहुत ऐसे केस सुनते हैं। एक आदमी ऐसा है, मरे हुए आदमियों के भी नाम से इलाज के पैसे ले गया, उसके भी टेस्ट करा ले गया। तो ये सारी चीजें हमें, अरे सुन लो, हमें ये सारी चीजें ठीक करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। मुख्यमंत्री राहत कोष में हम पैसा देते हैं सबको, लेकिन वो पैसा सीधा किसी के हाथ में नहीं पकड़ाते। बीमारी का इलाज जहां से होना है उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा भेजना होता है। इसलिए डॉक्टर का अकाउंट लेते हैं, वहां सीएमओ बैठता है, डीसी साहब बैठते हैं, एक आदमी और बैठाते हैं, 3 आदमियों की कमेटी तय करती है कि किस आदमी को कितने पैसे की जरूरत है। सीएमओ बताता है हाँ इसके इलाज को कितना पैसा लगेगा, लेकिन इलाज जहां कराना है उस डॉक्टर का लेके आओ। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इलाज करेगा अपना अकाउंट नंबर नहीं देगा। और अगर आपको कोई डॉक्टर ऐसा जहां इलाज कराना है वो मना करता मैं नंबर नहीं देता, उसको आप बताओ, अपने आप सीएमओ या डीसी देख लेंगे कि नंबर देगा कि नहीं देगा। वैसे तो हमारे पास अब सभी अस्पतालों के अकाउंट नंबर आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? इसलिए आ गए हैं कि अब हमने एक नई स्कीम जो शुरू की है, ये तो हमने बताया सरकारी अस्पताल। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार के जो गरीब परिवार हैं उनके परिवार में सदस्य इलाज के लिए पैसा प्राइवेट में भी खर्च न करे। सरकार 5 लाख रुपया साल का आपको देगी। आयुष्मान का 5 लाख रुपए का बीमा, ये पता है ना। इसमें भी बहुत प्राइवेट अस्पतालों में लोगों ने इलाज कराए हैं। जिन्होंने रजिस्टर किया उनके अकाउंट नंबर हमारे पास आ गए हैं। आप अगर उनमें से कोई अस्पताल का नाम बताओगे तो हम उसको अपने आप भेज देंगे, इलाज वहां कराना होगा और कहीं नहीं। कैश पैसा लेने वाले सब तरह के काम करते हैं, ठीक आदमी भी हैं, गलत भी हैं। तो इसकी कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक तरीका। क्यों ढूंढना पड़ेगा ना? तो फिर बैंक से नंबर लेने में क्या हर्ज है? आपके यहाँ आयुष्मान भारत, इसका इलाज, इसका लाभ गांव में मिला है कि नहीं मिला? किसी को मिला है? क्या मिला? ये बहन बताए खड़े होकर। हाँ, आपके बेटी की बहू का ऑपरेशन, मेरा इलाज वहाँ पे हुआ मेहता हॉस्पिटल। मेहता हॉस्पिटल में कोई पैसा लगा? नहीं लगा सर। एक भी ना? नहीं लगा। अगर मानो ये कार्ड नहीं होता तो कितना पैसा लग जाता? 45,000 का खर्चा होता है। 45,000 रुपए का बताया, कार्ड बना, एक पैसा नहीं लगा, 45,000 की बचत हो गई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग ली है इसकी, मेहता हॉस्पिटल बोला है। 3578 कार्ड बने हुए हैं अमनपुर में, और 3578 कार्ड में से अभी पिछले साल में 369 लोगों ने इसका फायदा उठाया है प्राइवेट अस्पतालों से। 369 लोग, और उनका कुल राशि अगर उनको देनी पड़ती तो 62,32,000। इतना पैसा सब लोगों को अस्पतालों में देना पड़ता, जो हमने नहीं दिया। बता दें कि जनता को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणाओं से सीएम मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मनोहर सरकार वन और वन्य जानवरों के संरक्षण को लेकर के लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां 110 साल बाद यमुनानगर के कलेसर पार्क में टाइगर देखा गया, तो वहीं मनोहर सरकार ने हरियाणा में टाइगर पार्क बनाने की भी तैयारियां शुरू कर ली हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार वन और वन्य जानवरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार लगातार वन्य प्राणियों और वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वहीं अब मनोहर सरकार ने हरियाणा में टाइगर पार्क बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि हाल ही में यमुनानगर के कलेसर में 110 साल बाद टाइगर देखा गया, जिसके बाद से ही हरियाणा सरकार ने टाइगर पार्क बनाने की तैयारियां शुरू कर दी।
सरकार कलेसर में ही टाइगर पार्क बनाने पर विचार विमर्श भी कर रही है। वहीं सरकार ने पार्क को लेकर बायोडायवर्सिटी बोर्ड की कमेटी को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 1 महीने का टाइम दिया गया है। बोर्ड की जून में होने वाली अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। रादर यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहां हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्करताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति से साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी। बता दें कि हरियाणा में कम हो रही जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू जानवरों को संरक्षण देने के लिए राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से सूबे में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि साल 2030 तक इस कार्य योजना को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सके। अच्छा संकेत है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण होना चाहिए जंगली जानवर का, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद 90-100 साल के बाद यहाँ शेर दिखाई दिया। उससे पहले शेर होते थे यहाँ, लेकिन अब उसके बाद शेर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब दिखाई दिया तो अच्छा लक्षण है। और इसी प्रकार से दूसरी साइड से हाथी भी पिछले 20-25 साल से हाथियों का आना भी यहाँ उसकी शुरुआत हुई। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे संकेत हैं। और पर्यटन को लेके इसको आप किस तरह दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी हम यहाँ जो हथनीकुंड है इसका टेंडर करने दे रहे हैं। तो यहाँ उससे अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू है और अभी हमने काफ़ी पैसे खर्च करके लगभग 12 करोड़ के करीब हमने राशि खर्च की है और वहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया है। हालांकि पार्क का डेवलप होने में तो भी टाइम लगेगा, जो उसका
स्थूल कार्य था वो तो सारा ले लिया, लेकिन घास लगाना, पेड़ लगाना वो अभी बाकी है। तो जल्दी वो सारा भी पूरा हो जाएगा और फुहारे वगैरह जो भी है सारे चल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उसके आने से और भी पर्यटन बढ़ेगा। जिस तरह से हरियाणा सरकार वन क्षेत्र और वन्य जानवरों के संरक्षण को लेकर निर्णय ले रही है, तो उसे लेकर एक बात तो साफ है कि मनोहर सरकार प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं साल 2030 तक बनाई गई कार्य योजना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा गाय, भैंस, बंदर, नीलगाय आदि प्रजातियों को बचाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। इसके अलावा खेती योग्य भूमि, भूमिगत जल, शहरी क्षेत्र में हाई राइज मंजिलों में रहने वाली आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल आदि के प्रबंधन को लेकर भी कार्य किया जाएगा। ये भी पता लगाया जाएगा कि राज्य के किस क्षेत्र में नीलगाय व अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।